नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर। मेरा नाम है श्रेयांश और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी ही डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। इसलिए कहानी के अंत तक बने रहे और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव शर्मा है। मेरी उम्र 22 साल। मैं एक फूड डिलीवरी बॉय हूं। वही काम जिसमें हर दिन सैकड़ों किलोमीटर बाइक दौड़ानी पड़ती है और मुस्कान के साथ थैंक यू सुनने की उम्मीद रखनी पड़ती है। मेरे घर में मैं, माँ और छोटी बहन ऋतुजा रहते हैं। पापा का निधन 2 साल पहले हो गया था, जब मैं 12वीं में था। तब से घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। पढ़ाई बीच में छोड़कर काम पकड़ लिया, क्योंकि माँ अकेली सब नहीं संभाल पाती थीं। ऐसे ही दिवाली आने वाली थी। हर तरफ रोशनी, पटाखों की गूंज, मिठाइयों की खुशबू थी। लेकिन मेरे लिए दिवाली छुट्टी नहीं, बल्कि कमाई का मौका थी। कंपनी ने कहा था, जो लड़के छुट्टी से पहले के दिन ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करेंगे, उन्हें बोनस मिलेगा। मैंने बिना सोचे ज्यादा ऑर्डर देने के लिए हाँ कर दिया। बोनस की रकम से बहन के लिए नई साड़ी और माँ के लिए सोने की झुमकी लेने की सोच रखी थी। उस दिन सुबह 10 बजे से ही ऑर्डर आने लगे। शहर की भीड़, सड़कों पर जाम और मेरे फोन पर लगातार नोटिफिकेशन की बीप। ऑर्डर असाइन्ड टू यू। एक के बाद एक ऑर्डर डिलीवर करते करते शाम के 7 बज गए थे। तब माँ ने फोन किया, आरव आज जल्दी आ जाना बेटा, कल दिवाली है, घर पर पूजा भी करनी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस माँ, ये आखिरी ऑर्डर है, उसके बाद सीधा घर। फोन रखकर मैंने जीपीएस पर देखा। ऑर्डर था भैरवपुर गांव का। पहली बार नाम सुना था। थोड़ा दूर था, शहर से करीब 18 किलोमीटर। तब मेरे मन में आया, छोड़ दूं। लेकिन फिर सोचा, आखिरी डिलीवरी है, बोनस तो इसी पर निर्भर है, और मैं निकल पड़ा ऑर्डर देने के लिए। वही सड़क धीरे धीरे सुनसान होने लगी थी। चारों तरफ खेत, दूर कहीं पटाखों की हल्की आवाज और ठंडी हवा। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। जीपीएस बार बार गड़बड़ कर रहा था। सिग्नल गायब हो जाता, फिर आता। मैंने बाइक की हेडलाइट तेज की और आगे बढ़ा। फिर करीब 15 मिनट बाद रास्ते में एक पुराना बोर्ड देखा, भैरवपुर। 2 km बोर्ड पर धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने छुआ ही न हो। मैं आगे बढ़ता रहा। गांव में प्रवेश करते ही माहौल अजीब लगने लगा। न कोई रोशनी, न कोई दिया, न कोई आवाज, सिर्फ ठंडी हवा और सूखे पत्तों की सरसराहट। मैंने सोचा शायद गांव के लोग पूजा में व्यस्त होंगे। तब मैंने फोन की स्क्रीन देखी। लोकेशन मिल गई थी, शर्मा निवास, मुख्य चौक के पास। मैंने बाइक बढ़ाई और उस दिशा में पहुंच गया। चौक पर पहुंचकर देखा, कुछ पुराने घर जिनकी दीवारें टूटी हुई थीं। एक तरफ कुआं जिसके पास दिया जल रहा था, मगर लौ अजीब हरे रंग की झिलमिलाती थी। उसे देखकर दिल में हल्की घबराहट सी हुई। मैंने बाइक रोककर फोन मिलाया, हेलो, आपका ऑर्डर आ गया है, कहाँ आऊं? पर कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने फिर से कोशिश की, मगर इस बार फोन बंद आ रहा था। शायद नेटवर्क चला गया, मैंने खुद से कहा। थोड़ी देर इंतजार किया, फिर बाइक से उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, सामने कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और ठंडी हवा। तब मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद पड़ा था। 3 बार कोशिश की, पर बाइक ने जवाब नहीं दिया। अब डर हल्का नहीं, गहरा होने लगा था। अचानक मुझे लगा कोई मेरे पास से गुजरा है। ठंडी हवा का झोंका नहीं, बल्कि जैसे कोई साया। मैंने टॉर्च ऑन की और आसपास रोशनी डाली, और तभी वो दिखी। सड़क के उस पार सफेद कपड़ों में खड़े कुछ लोग। उनके चेहरे आधे धुंध में छिपे थे। कोई हिला नहीं, बस खड़े थे, चुपचाप। मैंने आवाज लगाई, भाई साहब, यहां शर्मा निवास कहाँ है? किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चलते ही मैंने देखा, उसका एक पैर नहीं था, वो जमीन पर घसीटते हुए आ रहा था।
तभी पीछे से दो और आकृतियां निकलीं। एक के हाथ नहीं थे और दूसरे का सिर नहीं था। उनके पीछे और भी कई आकृतियां उभरने लगीं। कुछ औरतें, कुछ बच्चे, सब सफेद कपड़ों में, पर सबकी शक्लें अधूरी। उन्हें देखकर मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे जम सी गई थी। तब मैंने बाइक फिर स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन गरजा और चल पड़ा। मैंने गियर मारा और तेजी से दौड़ा लिया। सामने सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। तभी पीछे से आवाजें आने लगीं, रोने, चीखने और किसी के नाम पुकारने की। रुको, हमें छोड़कर मत जा। अब वो सब मेरे पीछे भागने लगे। मैंने रियर मिरर में देखा, दर्जनों साए हवा में उड़ते हुए मेरी बाइक के पीछे पीछे भाग रहे थे। तभी आगे एक मोड़ आया। सड़क दो हिस्सों में बंटी थी। बाईं तरफ गांव के अंदर और दाईं तरफ जंगल की ओर। वही जीपीएस बंद हो चुका था। मैंने बिना सोचे दाईं ओर मोड़ लिया और बाइक पूरी रफ्तार से जंगल की ओर बढ़ाई। लेकिन शायद मैंने गलत रास्ता चुन लिया था, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो साए फिर मेरे आसपास आने लगे। बाइक हिलने लगी, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। मैं घबराकर ब्रेक मारा और गिर पड़ा। जब मैंने उठकर जो देखा, वो देखकर मेरे शरीर में खून की चाल बंद हो गई। मेरे चारों ओर वही आत्माएं खड़ी थीं। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी के चेहरे पर जलने के निशान, किसी के गले में रस्सी लटकी हुई थी। उनमें से एक औरत आगे आई, बोली, क्यों आए हमारे गांव में? उसकी बात सुनकर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं धीरे धीरे पीछे हटता गया, फिर भागा। सारी आत्माएं मेरे पीछे भागने लगीं। जंगल में झाड़ियों को चीरता हुआ मैं दौड़ता गया। कपड़े फट गए, हाथ कट गए, पर मैं रुका नहीं। आखिरकार दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो शायद कोई दूसरा गांव था। मैंने हांफते हुए उस गांव की ओर भागा। एक घर के सामने पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है इतनी रात में? मैं चिल्लाया, माँ प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं मर जाऊंगा। तब दरवाजा खुला। एक बूढ़ी अम्मा सामने थीं। सफेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, पानी दिया और पूछा, बेटा तुम इस हालत में यहाँ कैसे? मैं कांपते हुए सब बताने लगा। अम्मा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आज आखिरी ऑर्डर देने गया था, पर वहाँ, और मैंने पूरा किस्सा बता दिया। बूढ़ी अम्मा चुप रहीं, फिर बोली, बेटा तुम जिस गांव में गए थे वहां अब कोई नहीं रहता। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों? तब अम्मा बोली, वो गांव अब शमशान बन चुका है। अम्मा की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। शमशान? मैंने धीरे से पूछा। तभी अम्मा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, भैरवपुर अब गांव नहीं, मृत आत्माओं की धरती है। तब मैंने कमरे में देखा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और दीवारों पर अजीब परछाइयां बन रही थीं। बाहर हवा चल रही थी। दरवाजे की चौखट छर्र छर्र की आवाज कर रही थी। मैंने पानी का गिलास मेज पर रखा और डरते हुए पूछा, अम्मा वहां वो सब क्या था? इतने लोग, सबके शरीर अधूरे। अम्मा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बताने लगी, बहुत साल पहले भैरवपुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था बेटा। खेतों में हरियाली थी, लोग दिवाली पर मिलकर दिए जलाते थे और हर त्योहार पूरे गांव में मानो जन्नत उतर आती थी। पर फिर गांव पर लालच और पाप का साया छा गया। पास के शहर के कुछ अमीर लोग, जिन्हें सब सेठ लोग कहते थे, गांव की जमीन खरीदने आए। गांव वाले नहीं माने, कहते थे ये हमारी धरती है, हम इसे नहीं बेचेंगे। लेकिन उन सेठों की नज़र सिर्फ जमीन पर नहीं थी, वो कुछ और भी चाहते थे। वो गांव की औरतों और जवान लड़कियों को परेशान करते थे, डराते धमकाते थे। गांव वाले गुस्से में थे, पर डरे हुए भी, क्योंकि उन सेठों के पीछे पुलिस और नेता थे। एक दिन गांव की सबसे खूबसूरत लड़की गौरी ने अपने साथ हुए अपमान के खिलाफ आवाज उठाई। वो पंचायत में गई और सबके सामने सेठों का नाम लिया। उसकी हिम्मत ने बाकी औरतों को भी बोलने की ताकत दी। लेकिन उस रात, वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। तब अम्मा की आवाज कांप गई। मैं टकटकी लगाकर सुनता रहा। तब अम्मा ने फिर कहा, रात के 3 बजे सेठों ने अपने गुंडों के साथ गांव को चारों तरफ से घेर लिया और जो हुआ
वो कोई इंसान नहीं कर सकता था। घर घर आग लगा दी गई। जो बाहर भागे उन्हें गोली मार दी गई। जो अंदर छिपे वो जलकर राख हो गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं छोड़ा गया। गौरी को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। सुबह तक पूरा गांव राख बन चुका था। सेठ लोग गांव की लाशों को उठवाकर सामूहिक शमशान बना गए और फिर वो जमीन खरीदकर वहीं एक फैक्ट्री बनाना चाहते थे। इतना कहकर अम्मा चुप हो गई। तब मैंने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? अम्मा बोली, फैक्ट्री कभी बनी ही नहीं बेटा। जो भी वहां गया वो लौट कर नहीं आया। सेठों के आदमी भी गायब हो गए और रातों में गांव के चारों ओर वही अधूरी आत्माएं दिखती थीं। किसी का सिर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी की आंखें नहीं, क्योंकि उन्हें मरने से पहले वैसे ही तोड़ा गया था। अब अम्मा की आंखों में आंसू थे। अम्मा बोली, उस दिन के बाद कोई उस गांव का नाम नहीं लेता। लोग कहते हैं भैरवपुर अब भगवान भैरव का प्रकोप स्थल बन गया है। वहां जो भी जाता है उसे वो आत्माएं अपने साथ रख लेती हैं। अम्मा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे दिमाग में उस गांव का हर दृश्य घूम गया। वो सफेद कपड़े, वो अधूरे शरीर, वो ठंडी हवा जो किसी की सांस जैसी लग रही थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अम्मा, मैं बच कैसे गया? अम्मा धीरे से मुस्कुराईं और बोली, क्योंकि तेरे मन में डर था लेकिन पाप नहीं। वो आत्माएं पापी को पकड़ती हैं, निर्दोष को नहीं। पर बेटा, तू बहुत करीब से गुजरा है उस जगह से। आज रात तक वो आत्माएं तेरा पीछा करेंगी। सुबह सूरज की पहली किरण दिखते ही तुझे गांव छोड़ना होगा, वरना वो तुझे अपने साथ खींच ले जाएंगी। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ कांप उठे। क्या मतलब अम्मा, वो यहां आ सकती हैं? अम्मा ने दिए की लौ बढ़ाई और एक छोटी भैरव की ताबीज मुझे दी और बोली, इसे अपने गले में बांध ले। रात भर इसे मत उतारना और किसी भी आवाज पर बाहर मत निकलना, चाहे कोई भी पुकारे। तब मैंने ताबीज पहन ली। अम्मा ने मुझे एक पुराना कमरा दिखाया जहां लकड़ी का बिस्तर था। कमरे की खिड़की आधी टूटी हुई थी, बाहर से हवा अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहां आने वाली थी। घड़ी में रात के 12:15 बज रहे थे। बाहर बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ दिए की हल्की लौ और हवा की सीटी जैसी आवाज। तभी खिड़की के बाहर से किसी ने धीरे से पुकारा, आरव। मेरा दिल धक से रह गया। मैं उठा नहीं। अम्मा की बात याद आई, किसी भी आवाज पर बाहर मत जाना। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, आरव, मदद करो, मैं घायल हूं। इस बार आवाज जानी पहचानी लगी। वो मेरे डिलीवरी वाले सुपरवाइजर मनीष की थी। मनीष सर, मैंने हौले से कहा, पर दरवाजा नहीं खोला। फिर आवाज बदली। अब वो किसी और की थी, मां की। आरव बेटा बाहर आ। मेरी सांसें तेज हो गईं। मां की आवाज यहां कैसे? मैं खिड़की के पास गया, पर बाहर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ धुंध और पेड़ों की छायाएं। तभी खिड़की के पास एक हाथ दिखा, काला, सूखा, जिसमें आधी उंगलियां ही थीं। वो धीरे धीरे खिड़की की जाली पर रगड़ रहा था। मैं चिल्लाने ही वाला था कि कमरे का दिया बुझ गया और फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं डर के मारे बिस्तर पर दुबक गया, ताबीज को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आहट, जैसे कोई खोज रहा हो। फिर दीवार के उस पार से एक धीमी आवाज आई, तू हमारे गांव क्यों आया आरव? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने आंखें बंद कर लीं। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कदमों की आहट धीरे धीरे दूर चली गई और फिर पूरी रात मैं बस ताबीज को पकड़कर बैठा रहा, सूरज निकलने का इंतजार करता हुआ। मेरी आंख लग गई और सुबह जब आंख खुली तो खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने राहत की सांस ली। वही अम्मा दरवाजे पर खड़ी थीं। जाग गया बेटा? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अम्मा ने कहा, अब बिना पीछे देखे इस गांव से निकल जा। जो देखा, जो सुना, सब यहीं छोड़ जा। कभी उस जगह का नाम भी मत लेना। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बाहर निकला। बाइक वहीं जंगल के पास खड़ी थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। मैंने इंजन चालू किया और बिना पीछे देखे निकल पड़ा।
सड़क पर हवा चल रही थी, सूरज ऊपर आ चुका था, पर जाने क्यों बाइक के शीशे में मुझे बार बार धुंधले चेहरे दिखते रहे, कभी बिना आंखों वाला, कभी जलता हुआ, कभी अधूरा। मैंने शीशा सीधा किया और खुद से बुदबुदाया, अब कभी डिलीवरी नहीं करूंगा। बाइक शहर की ओर दौड़ रही थी, लेकिन पीछे पेड़ों की छांव में वो सफेद कपड़ों वाले साएं अब भी खड़े थे, मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं घर पहुंचा तो मां ने पूछा, कहाँ था बेटा, पूरी रात हम कितना परेशान हो रहे थे। तब मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उस दिन से मुझे 2 दिन तक बहुत तेज बुखार आया और 2 दिन के बाद धीरे धीरे मैं अपने दिन में लौटने लगा। इस घटना के बाद मैंने कभी डिलीवरी बॉय का काम नहीं किया और उस तरफ कभी नहीं जाता जिस तरफ वह गांव भैरपुर है। इसके बाद मैंने एक फैक्ट्री में बिलिंग का काम करने लगा, लेकिन दोस्तों आज भी उसे घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अपना नाम और पता भी कमेंट कर दें, जिससे मैं आपका नाम हर सोमवार वाली वीडियो में ले सकूं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे मैं इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंचाता रहूं। चलिए अब हम अपना वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने आपसे पहले कहा था। तो मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने पिछली स्टोरी में अपने नाम और जगह बताई थी। सबसे पहले हैं सीबी चौधरी, कटनी मध्य प्रदेश से। अरुण भाई है कटनी मध्य प्रदेश से। शुभम कुशवाहा है मेरठ से। राहुल शर्मा है राजकोट गुजरात से। नितिन भाई है मध्य प्रदेश से। राधिका है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। अनिकेत है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। महेंद्र चौधरी है मध्य प्रदेश कटनी से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने नाम और पता बताया था, और अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने केवल नाम बस ही बताया था। तो सबसे पहले है अमन पांडे, आनंद, साहिल रावत, शैलेश ठाकुर, शुभेंदु सिंह और सबसे लास्ट में मल्लू भाई। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने नाम बस ही बताया था। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी कहानी पर। इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।